नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिन दहाड़े में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में राजनांदगांव में कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बीजेपी लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में बीजेपी नेताओं के एक लेटर से सियासी भूचाल आ गया है, जिसमें बीजेपी नेता कांग्रेस से भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद अधिकारियों पर जवाब मांग रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के कथित शराब और कोयला घोटाले में वरिष्ठ अधिकारी जेल में बंद हैं। शराब घोटाले की बात करें तो पूर्व आईएएस अधिकारी अनुल टुटेजा को ईडी ने गिरफ्तार किया है। वहीं कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया करीब 16 महीने से सलाखों के पीछे हैं। इस मामले में बीजेपी नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को एक लेटर लिखकर जवाब मांगा है, जिसमें बीजेपी ने पूछा है कि जब सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई थी तब आपने जोर शोर से कहा था कि यह गिरफ्तारी गलत है और सरकार को बदनाम करने की साजिश है। अब जब सौम्या चौरसिया को जमानत तक नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार के इतने गंभीर मामले की भूपेश बघेल ने आखिर पैरवी क्यों की? उप सचिव सौम्या चौरसिया के मामले में भूपेश बघेल अपना मौन तोड़े और बताएं कि क्या सौम्या चौरसिया आपके कहने पर वसूली करती थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है एक लेटर लिखकर भूपेश बघेल को। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से जावेद खान जी हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जावेद खान जी, आपसे शुरुआत करूंगी। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि सौम्या चौरसिया के मामले में भूपेश बघेल अपना मौन कब तोड़ेंगे? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी आज हास्यास्पद हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल जी का कद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि राजनांदगांव में जो ये इस बार पूरी 11 सीटें जीतने का ये जो दावा ठोक रही है वो खोखली है। इसलिए भूपेश बघेल जी के ऊपर इस तरह का अनर्गल आरोप और पत्राचार ये कर रही है। मैं ये पूछता हूं कि किसी को भी भ्रष्टाचार के मामले में अगर आरोपी बनाया गया है, उसको जमानत मिलना नहीं मिलना ये किसके अधिकार क्षेत्र का मामला है? ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मामला है। और दूसरा, अगर न्यायालय जमानत नहीं दे रही है, किसी को जमानत नहीं मिली है, तो वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है, दोषी साबित नहीं हो जाता है। हाँ, तो लेटर में यही तो पूछ रही है कि जब गिरफ्तारी हुई थी 2 दिसंबर 2022 को, तब आपने इस गिरफ्तारी को गलत क्यों बताया था सौम्या चौरसिया की? ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। देखिए, सरकार ने अपना पक्ष रखा, सरकार अपना पक्ष रखते हुए कहा। हाँ, तो सरकार अपना पक्ष कब रखे? जब कोर्ट से कोई फैसला आ जाए, तब आपने बिना किसी फैसले के निर्दोष कहा सौम्या चौरसिया को, पूरी तरह से गलत बताया, और अब आप कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है। तो दोषी साबित हो गई है क्या? जमानत नहीं मिलना किसी को दोषी साबित नहीं करता, जमानत नहीं मिलना किसी को दोषी साबित नहीं करता। जिस दिन न्यायालय का निर्णय आएगा उसी दिन कोई दोषी साबित होगा। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पत्राचार कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, हाँ। वो सत्यपाल मलिक जी से पत्राचार क्यों नहीं करते? उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर पुलवामा को लेकर के बहुत बड़ा आरोप लगाया था। दूसरा, वो बात स्वामी जी के ऊपर पत्राचार क्यों नहीं करते? वो लगातार मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पर सवाल उठाते आए हैं। वो नितिन गडकरी जी के ऊपर में पत्राचार क्यों नहीं करते? जो नितिन गडकरी कहते हैं कि सरकार फेल है, जहां पर गरीब, किसान, मजदूर किसी का भी भला नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात, जो आज असम के मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर 38 पन्ने की एक किताब भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह ने जारी की थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ये पदाधिकारी, ये कार्यकर्ता मोदी और शाह से पत्राचार क्यों नहीं करते? कि कहां से, जब जिसको आपने एशिया का सबसे भ्रष्टाचारी आदमी बताया था, वो आज हमारी पार्टी की तरफ से असम का मुख्यमंत्री बन के बैठा है। ठीक है जावेद जी। प्रवीण साहू जी,
जावेद जी कह रहे हैं कि इसका सीधा सीधा राजनीतिक मतलब है, क्योंकि राजनांदगांव में भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है, दूसरे चरण में वहां चुनाव है, इसीलिए आप इस मुद्दे को अब उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और आपको भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार इनका वक्तव्य में आपने पूछा कि देखिए भाई, हम मानते हैं कि किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने का काम न्यायालय का है, तो हम हमसे पूछ रहे हैं कि भाई चलिए, अभी दोषी साबित नहीं हुआ, जमानत नहीं मिला, लेकिन आप जब सरकार में थे तब आपको कह देना चाहिए था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आप जांच का समर्थन करते हैं। तब आपने कहा था कि भाई ये राजनीति से प्रेरित कार्यवाही है। आज जब 16 महीने हो चुके हैं, उनको जमानत नहीं मिल रहा है, हम तब भी ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में निश्चित रूप से पनपी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार का एक ही इनका अगर कहूं तो इनका एक ही नारा है कि भ्रष्टाचारी शिष्टाचार है। इनका भ्रष्टाचारी शिष्टाचार के रूप लगातार चलता है, चाहे वो राजीव गांधी जी के बाद आदरणीय भूपेश कार्यकाल की बात करूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए दोषी सिद्ध नहीं हुए, आपने ये क्यों नहीं कहा कि भाई आप कार्रवाई कर लीजिए? जिस प्रकार आप ईडी के कार्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आपका वक्तव्य तो ये होना चाहिए था कि जिसको जो कार्रवाई करना है कर लीजिए, हम निष्पक्ष रूप से समर्थन करते हैं। लेकिन आपकी बौखलाहट यह बताती कि निश्चित रूप से चोर के दाढ़ी में तिनका है, कहीं ना कहीं दाल काली थी, इसलिए आप बौखला रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, आप इधर उधर की बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोयले के अगर घोटाले की हम बात कर रहे हैं, मैं छोटी सी जानकारी देता हूं। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में बढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस कार्यकाल में ऐसा इन्होंने कारनामा किया कि जो व्यवस्था कोयले के आवंटन की ऑनलाइन थी, उस व्यवस्था को ऑफलाइन क्यों किया आपने? इसलिए किया ताकि आप लगातार भ्रष्टाचार कर सके। इसलिए आपके कार्यकाल में कोयले का घोटाला हुआ, शराब का कथित घोटाला हुआ, गोबर तक को नहीं छोड़ा, गोबर घोटाला किया आपने, गौमूत्र घोटाला किया आपने, युवाओं का भविष्य बेच दिया, पीएससी में घोटाला किया आपने, महिलाओं का विश्वास बेच दिया आपने। जो सरकार शराबबंदी के नाम पर आई थी, वो शराब के घोटाले करती है, घर घर शराब घर घर शराब की होम डिलीवरी कर रही थी। तो निश्चित रूप से घोटाले की सरकार है, वो केवल जो है कांग्रेस की सरकार है। मैं तो बार बार कहता हूं कि यदि आपने कोई गलत नहीं किया है तो आप कार्रवाई से क्यों डर रहे हैं? सच का सच और देखिए झूठ का झूठ, सबका पर्दाफाश हो जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपका संरक्षण ये बता रहा है कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की जड़ों में स्वयं आप संलिप्त हैं। जावेद जी, इस पर छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं गंगेश जी के पास जा रही हूँ। देखिए, प्रवीण साहू जी को मैंने पूरी धैर्यता के साथ में सुना। वो कह रहे हैं कि हमारा संरक्षण था। अरे भैया, मामला तो अब ईडी के पास में है, कोर्ट में जा चुका है, 15 महीने से चौरसिया जेल में बंद है। आप कौन सा उनकी तार आप सरकार के साथ जोड़ करके दिखा दिए? कौन सा मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश के कौन से नेता को सीधा सीधा आपने आरोपी सिद्ध कर दिया? तो फिर वो ये भी तो कह रहे हैं ना, फिर जमानत क्यों नहीं मिली? वो कोर्ट से पूछिए आप, जमानत अभी तक क्यों नहीं मिली? उसमें सरकार या कांग्रेस क्या जवाब देगी, जमानत क्यों नहीं मिली? अरे भैया, मैं तो लगातार कह रहा हूं ना कि जमानत नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि दोष सिद्ध हो जाता है। जिस दिन जो दोष सिद्ध होगा उस दिन जी न्यूज की प्रवक्ता पत्रकार अगर मुझसे पूछेंगे तो उस दिन मैं उसका जवाब दूंगा। उससे पहले तक तो आप ईडी से पूछिए कि अभी तक दोषी सिद्ध क्यों नहीं कर पाई। ठीक है, प्रवीण साहू जी इसका जवाब देंगे फिर। क्यों नहीं हुई? अभी तो प्रवीण साहू जी है ना। देखिए, आज राजनांदगांव की जनता इनके जो विधायक है वो नाराज है, बोलते 5 साल नजर नहीं आते। मैं आपको एक वक्त तो बताता हूं, इनके महामंत्री पूर्व रहे सिसोदिया जी, वो कहते हैं कि सत्ता तो छोड़िए, संगठन में भ्रष्टाचार हुआ था 6 करोड़ रुपए का। तो जिस पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार हुआ 6 करोड़ रुपए का, जहां प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी नहीं, संगठन के महामंत्री को जानकारी नहीं, जिस प्रदेश की संगठन कांग्रेस पार्टी के संगठन भ्रष्टाचार हुआ, तो सत्ता में तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ ही हुआ है, जनता जानती है। इसलिए जिस पार्टी के पास 2/3 बहुमत था, वो अपना जनाधार नहीं बचा पाई और जो 75 पारे का नारा दे रही थी, तो 65 सीट तक क्रॉस नहीं कर पाई। जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र की देवता कोई होती है, वो जनता होती है। जनता ने सिद्ध कर दिया वोट देकर कि निश्चित रूप से आप भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कि धरातल पर कोई भी योजना जनता तक नहीं पहुंची, आपने केवल जो है राज्यों में कार्रवाई की और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आपके कार्यकाल में देखने को मिली। इसलिए जनता ने आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। एक तरफ 71 सीट का आप नारा दे रहे थे कि 71 सीटों के बाद 75 क्रॉस
पार किया, उठ जाएंगे 35 तक पार नहीं कर पाए। इसलिए क्योंकि आपने युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, आपने प्रत्येक क्षेत्र को ठगा, आपने इस राज्य को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। कोई भी क्षेत्र नहीं था, आपने आवाज तक छीन लिया। इसलिए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी को कहना पड़ा कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख रुपए का घर नहीं बना था। ये सरकार की नाकामी को चाहे वो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी या तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उठाया, और तो और अमरजीत भगत जी ने। प्रवीण जी, जावेद जी, अब दोनों को रुकना। गंगेश जी को मैं शामिल कर लेती हूँ। 70,000 मीट्रिक टन चावल गायब हो चुका है। एक बार गंगेश जी को शामिल कर लेते हैं। गंगेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरे चरण के चुनाव से पहले भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है इस लेटर बम के जरिए? निश्चित तौर पर ये प्रयास हो रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल पूर्व सीएम रहे हैं और उनके कार्यकाल में समय चौरसिया उनकी उप सचिव थी। हाँ। और उस दौर में ये बात प्रचलित थी कि सारे जो कामकाज है उनको सुपर सीएम की तरह से देखा जाता था। इस बात को लेकर आईएएस लॉबी में काफी संतोष था, और सामान्य तौर पर चर्चा में ये था कि समय चौरसिया के जो भी काम होता है मुख्यमंत्री का, वो समय चौरसिया के बिहाफ में होता है। और लेकिन मामला जो यहाँ पर है, इसमें ईडी ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था सौम्या चौरसिया के ऊपर, और वो केस दर्ज किया था कोयला घोटाले में। कोयला घोटाले में जो आरोपी अभी अंदर, उनके साथ जो अंदर है समीर बिश्नोई, उनके नियम बदलने का की वजह से धार लगी हुई है। ये इसके अलावा जो सूर्यकांत तिवारी जो उनको संरक्षण देने का मामला था यहाँ पे। तो इस मामले में लगातार 2 बार हो गया है उनके वकील जाके जमानत की अर्जी लगाते हैं, लेकिन अलग अलग ग्राउंड की वजह से अलग अलग चीजों को जो सबूत है, कुछ ऐसा भी है कि उसमें कुछ साक्ष्य पेश न करने या साक्ष्य पाने का भी आरोप है। इस तरह के आरोप हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। यही वजह है कि उनको जमानत नहीं मिल रही है। अब स्वाभाविक तौर बात है कि चूंकि पिछली सरकार में वो रही है, प्रमुख भूमिका रही उनकी सरकार में, और इसको लेकर स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार को लेकर उठाएगी। राजनीति का वक्त है, चुनाव का वक्त है, तो भाजपा अपना प्रयास करेगी ही। तो ये उसी का एक हिस्सा है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था, महादेव बैटिंग ऐप का, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। निश्चित तौर पर यही नहीं, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने भी भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कर्नाटक के चुनाव में भाजपा की जगह कांग्रेस की वहां जीत हुई थी, बड़ी जीत। तो भ्रष्टाचार खाली हमारे प्रदेश का मुद्दा है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है देश का ही मुद्दा है। और जनता कभी भी भ्रष्टाचार पसंद नहीं करती, खुलकर भ्रष्टाचार पसंद नहीं करती जनता। अगर राजनीतिज्ञों के दिमाग अगर ये बात होगी कि जनता भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझने लगी, तो ऐसा नहीं है। किसी को भी दुख होता है इस बात को लेकर, आम जनता इस बात को लेकर आंदोलित होती है, अंदर से आंदोलित होती है, अंडर करंट चलता है, और इसका फायदा फिर उस पार्टी को मिलता है जो इस मुद्दे को उठाता है विपक्षी पार्टी की तरफ। तो दूसरे चरण के चुनाव से पहले क्या भूपेश बघेल को नुकसान होगा इस मुद्दे के उठने से? निश्चित तौर पर देखिए, इस मुद्दे को उठने से जो पिछले रिकॉर्ड है वो यही बता रहे हैं कि जिस पार्टी के खिलाफ उठाया जा रहा है, अगर भूपेश बघेल इसके जवाब में कोई सशक्त जवाब देते हैं या ऐसा मजबूत पक्ष रख पाते हैं जिसको जनता समझे कि हाँ भाई ये सही है, तो निश्चित तौर पर इसे जनमानस प्रभावित नहीं होगा। एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है जो आज सारे लोग उससे पीड़ित है, पूरा देश पीड़ित है, आम जनता पीड़ित है, तो इसका असर स्वाभाविक तौर पर चुनाव में आना ही आना है। काउंटर, जावेद खान जी, आपको काउंटर ढूंढना होगा। जब भारतीय जनता पार्टी इतने गंभीर सवाल पूछ रही है, वो भी राजनांद गांव में चुनाव होने से पहले, तो कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी इसका? देखिए, ईडी ने अपना काम जो किया है और आज मामला न्यायालय में है। हम तो यही कह रहे हैं कि ईडी ने अगर बहुत अच्छा काम किया है और भ्रष्टाचार आज 13, 14, 15 महीने में वो साबित नहीं कर पाई है, तो उससे ही समझ में आता है कि ईडी ने किसके इशारे पर और कैसा काम किया है। आज चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी इस चीज को इसीलिए उठा रही है क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद पूरे देश में यह पता चल गया है कि ये जो इनका 400 पार का जो नारा था वो सिर्फ गुब्बारा था, और गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री पहले चरण के चुनाव के दिन कहीं पड़ोसी देश की लाचारी को दिखा रहे हैं और अपना बता रहे हैं, जबकि यह नहीं बताते कि अपने देश की स्थिति क्या है। कहीं हिंदू मुसलमान करना चालू कर दिए हैं, बिना नाम लिए एक धर्म विशेष के खिलाफ प्रधानमंत्री बहुत सारे बच्चे पैदा करने वाली बात कर रहे हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को जावेद खान जी, राजनांद गांव की जनता को कांग्रेस कैसे समझाएगी कि सौम्या चौरसिया के मामले में भूपेश बघेल का कोई लेना देना नहीं है? लिखना चाहिए कि 15 महीने से ईडी ने अभी तक ऐसा कुछ भी सबूत, ठोस सबूत क्यों नहीं रखा न्यायालय के सामने कि अभी तक वो दोषी। फिर वो कहेंगे तो जमानत भी तो नहीं मिली। ठीक है, जमानत नहीं मिली तो दोषी साबित हो गए क्या? जमानत नहीं मिलने से क्या कोई दोषी साबित हो जाता है?
जी न्यूज मुझे ये बताए। नहीं होता, ये आप बीजेपी को बताइए, ये सवाल बीजेपी के हैं। हाँ तो हम बीजेपी को वही जवाब दे रहे हैं कि पत्राचार जो वो हमसे कर रहे हैं ना, वो पत्राचार प्रधानमंत्री मोदी जी से करे, सत्यपाल मलिक जी के बयान को लेकर के करे, वो पत्राचार वो मोदी जी से करे, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान मेरे सवाल को तो जवाब दे दीजिए। ये तो आप रिपीट कर रहे हैं, ये आपने पहले वक्तव्य में भी जावेद जी यही बोला था। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि आप राजनांदगांव की जनता को ये कैसे बताएंगे कि भूपेश बघेल का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भूपेश बघेल जी का इस मामले से कोई लेना देना होता तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को जैसे इन्होंने जेल की सलाखों में डलवा दिया है, तो 13-15 महीने में भूपेश बघेल जी को भी डलवा दिया होता। यही साबित करता है कि भूपेश बघेल और उनकी सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आज भी कह रहा हूं और कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये दबाव बनाया जा रहा है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से दिल्ली में दिल्ली के नेता को जिस तरह से अंदर किया गया, उसको लेकर के तब तक उन लोगों को जमानत नहीं दी गई जब तक उन्होंने अपना बयान नहीं बदला। तो ये बयान बदलने और छत्तीसगढ़ से और पूरे देश से विपक्ष को खत्म करने के लिए दबाव वो कह रहे हैं कि अगर भूपेश बघेल की कोई भूमिका होती तो वो अब तक जेल में चले जाते। यही काउंटर किया जाएगा राजनांदगांव की जनता के सामने। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय जावेद खान जी ने दिल्ली के सीएम की बात कही। मैं इनको लगता है इनको याददाश्त कमजोर है, मैं थोड़ी चीजें याद दिला देता हूं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने 3 से 4 महीने पहले क्या कहा था कि देश का सबसे भ्रष्ट सीएम कोई है तो भूपेश बघेल है। अब देखिए, अवसरवादी लोगों की ऐसी बात देखिए, आज इंडी गठबंधन में है तो आप एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं। यही केजरीवाल जी ने कहा था कि सबसे भ्रष्ट सीएम बघेल जी हैं। और देखिए आपकी सरकार में क्या क्या हुआ था, मैं आप ही के लोगों के वक्तव्य की बात कर रहा हूं। अमरजीत भगत जी पूर्व खाद्य मंत्री थे, जब कोरोना काल के बहुत सारे चावल की हमने बात की, प्रश्न उठाया विधानसभा के पटल पर, तो अमरजीत भगत जी ने विधानसभा के पटल पर कहा कि चावल 69,000 मेट्रिक टन गायब हो चुका है। ये तो कांग्रेस के मंत्री का वक्तव्य है। मैं बात करता हूं मोहन मरकाम जी के। देखिए वो विधायक थे, उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई डीएमएफ फंड में घोटाला हुआ है। जैसे ही मोहन मरकाम जिस विषय को उठाते हैं, उनको प्रदेश के अध्यक्ष के दायित्व से हटा दिया जाता है। जयसिंह अग्रवाल जी इनके कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा भूपेश बघेल जी को कि भाई लगातार भ्रष्टाचार की जो है विषय उठ रहा है, आप इस पर कोई कार्रवाई करिए। इनके सरकार रहते कोई भी उनको उत्तर नहीं मिला। तो देखिए आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, आपके कद्दावर नेता कद्दावर मंत्री ने लगातार आपके कार्यकाल में प्रश्न पूछा, आज तक उनको कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि सब जानते हैं कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण कोई देने वाली थी तो केवल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हो रहा था लगातार चीजें। मैं पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी आज बोल रहे हैं कि सब राजनीति से प्रेरित है। मैं तो आज भी कहता हूं उनको डंके की चोट पर चुनौती देनी चाहिए कि जिसको जो करना है जांच करना है कर लीजिए, लेकिन आपकी बौखलाहट बार बार यह बता रही है कि कहीं ना कहीं आप उसमें संलिप्त हैं। और तो और जनता जनार्दन होती है। राजनांदगांव की सभा में सुरेंद्र दाऊ ने भरे लोगों के सामने भरे मंच से कह दिया कि केवल 4 से 5 लोगों का जो है निश्चित रूप से काम हुआ है, बाकी जनता का कोई काम नहीं हुआ। यही सुरेंद्र दाऊ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, भाजपा के एजेंट नहीं है, वो तो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, आपने जिनको निष्कासित कर दिया। तो लगातार कांग्रेस के नेता आपके कद्दावर मंत्रियों पर, कद्दावर चाहे मैं भूपेश बघेल जी बात करूं, कोई भी मंत्रियों पर आरोप लगा रहे थे, तब तक आपने आरोप ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं जावेद खान जी से देख रही है। मैं वही कह रहा हूं, देखिए आप शिव डहरिया को देख लीजिए, शिव डहरिया अपने घर के पास एक सामुदायिक भवन पर कब्जा करते हैं। तो लगातार भ्रष्टाचार का जो पनपने का अगर सिलसिला कहीं देखने को मिला है तो केवल कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। राजीव गांधी युवा मितान क्लब के माध्यम से कितने भ्रष्टाचार किए, गौ माता तक को नहीं छोड़ा आपने, गोबर में घोटाला किया और तो और गौमूत्र में घोटाला किया। जनता देख रही है, जनता ने आपको विधानसभा के चुनाव में जो है परिणाम देकर आपको सिद्ध कर दिया कि भ्रष्टाचार आपके पार्टी में होता है। अब रुकना होगा जावेद जी। अमित साहू जी ने इतनी सारी बातें उठाई, इतने सारे भ्रष्टाचार गिनाए। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 15 साल में बहुत सारे घोटाले इनके हुए थे। 44,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला। 5 साल में सरकार थी, क्या आपने जांच किया बताइए? सरकार आपने 5 साल में कितने जांच कर लिया आपने? हाँ, दिल्ली में नान घोटाले की बात करता हूं। आपने नान घोटाले में इन्हीं टुटेजा जी को आरोपी बनाया था। आपकी सरकार आते ही इनको आपने दोष मुक्त कर दिया। यही तो आपका चरित्र है।
कि जब विपक्ष में थे तो कहते थे घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, 100 करोड़ का हुआ है, 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, सत्ता आते ही कोई भी घोटाले पर प्रवीण जी, जावेद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। रहेगी तो आपके भी भ्रष्टाचार खुलेंगे, उस दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बोले कांग्रेस बौखला क्यों रही है? कांग्रेस कहीं नहीं बौखला रही है, कांग्रेस तो अपना कार्य कर रही है, अपना प्रचार कर रही है। ईडी का मामला है, कोर्ट में लंबित है। आज इस मामले को उठा करके कौन लेकर के आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है। क्यों लेकर के आ रही है? क्योंकि उसे डर है। ठीक है। मेरे पास इतना ही वक्त है, माफी के साथ जावेद जी रोक रही हूँ आपको, मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन इसका कितना असर राजनांदगांव में चुनाव पर पड़ेगा ये 4 जून को साफ हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था। कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था और खुद भूपेश बघेल 20,000 के मार्जिन से ही अपनी सीट पाटन निकाल पाए थे। तो कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ। इसी के साथ आज के दिन दहाड़े में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश।